ला क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भू राजस्व संहिता 2006 का अध्याय 1 का वर्गीकरण के माध्यम से समझेंगे। अध्याय 1 प्रारंभिक अध्याय के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुल 4 धाराओं का उल्लेख किया गया है। इन 4 धाराओं को मैंने 2 भागों में बांटा है, जिसको आप बोर्ड पर देख सकते हैं। सबसे पहले अधिनियम का परिचय, जिसमें 3 धाराओं का उल्लेख किया गया 1 से 3 तक। दूसरी तरफ एकमात्र धारा है, धारा नंबर 4, जो परिभाषा खंड के नाम से जाना जाता है, जिसको डिनोट किया है मैंने अधिनियम के अंतर्गत कुछ शब्दों का परिचय, जिसमें टोटल 29 खंड रखे गए हैं। यानी धारा 4 में टोटल 29 क्लाज रखे गए हैं, 1 2 3 4 करके, अर्थात 29 शब्द परिभाषित हैं इसमें। और धारा 22 में 2 अतिरिक्त शब्द और परिभाषित हैं। तो टोटल परिभाषा की जो संख्या है शब्दों के आधार पे वो 29 2 31 शब्द है, लेकिन खंड के आधार पे 29 और शब्दों के आधार पे 31। पहली तरफ जो वर्गीकरण किया गया है वो अधिनियम का परिचय है, जिसमें टोटल 3 धाराएं हैं। जो पहली धारा है वो अधिनियम का नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। दूसरी धारा अधिनियम का लागू होना, यानी अधिनियम कहाँ लागू होगा। और जो तीसरी धारा है ये भी विस्तार से ही संबंधित है। तो विस्तार से संबंधित 2 धाराएं हैं। धारा 3 पूरी तरीके से अधिनियम के विस्तार पे है, और धारा 1 भी अधिनियम के विस्तार की बात करते हैं। दोनों में अंतर फिर क्या है, इसको समझेंगे। तो इस तरह से अध्याय 1 प्रारंभिक अध्याय के नाम से जाना जाता है, जो 4 धाराओं के अंतर्गत विभक्त किया गया है। टोटल जो अध्याय हैं वो 16 अध्याय हैं अधिनियम में, जिसमें से पहले अध्याय की शुरुआत इस वीडियो के माध्यम से किया जा रहा है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। अधिनियम का परिचय, अधिनियम में लिखे गए कुछ शब्दों का परिचय। जो पहला खंड है अधिनियम का परिचय, इसमें धारा नंबर 1 नाम, विस्तार एवं प्रारंभ 3 बातों का उल्लेख करती है, जिसमें से जो पहली बात है कि नाम, अधिनियम का नाम क्या होगा। तो लिखा हुआ है धारा 1 में, आप देखेंगे कि अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, यानी इसका संक्षिप्त नाम क्या है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। धारा 1 के अंतर्गत ही दूसरा विस्तार शब्द का उल्लेख किया गया है कि विस्तार का क्या मतलब है, यानी इस अधिनियम का विस्तार क्या होगा। तो लिखा हुआ है इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश पे होगा। जो 3 है, तीसरी बात लिखी हुई है प्रारंभ, यानी अधिनियम कब से लागू होगा, इसका इनफोर्स डेट क्या होगा। तो इनफोर्स डेट का उल्लेख जो इस एक्ट पे पहला वीडियो है उसमें भी किया गया है। यहाँ एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि ये अधिनियम 2 भागों में लागू हुआ है। सबसे पहले इसके कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनकी संख्या 19 है। 19 धाराएं ऐसी हैं जो 15/12/2018 है, 18/12/2015 को लागू होता है। शेष जो उपबंध हैं, शेष धाराएं हैं अधिनियम की, वो 11 फरवरी 2016 को लागू होते हैं। तो इस तरह से पूरा अधिनियम 2 भागों में लागू हो रहा है। शुरुआत के यानी कुछ धाराएं हैं जो 19 हैं। ये धाराएं हैं धारा 1, 4 एवं 4 से लेकर के 19 और 233 एवं 234। तो टोटल 2 धाराएं निकल गई हैं, 2 और 3 नहीं है कि ये 2 3 निकाल दिया गया। तो टोटल धारा ये 19 तो पूरा ग्रुप है, एक 19 में से 2 निकल गया 17, और 2 धारा इधर है, तो 17 2 19 धाराएं टोटल हैं, जिनको 18/12/2015 से लागू कर दिया गया। शेष इसके जो उपबंध हैं वो 11 फरवरी 2016 से लागू होते हैं।
इस तरह से धारा 1 अधिनियम का नाम विस्तार एवं प्रारंभ हो गया। धारा 2 जो है वो अधिनियम के लागू होने की बात करता है कि यह अधिनियम कहाँ लागू होगा। क्षेत्रगत विस्तार की बात करती है धारा 2। तो कहा गया धारा 2 में कि यह अधिनियम संपूर्ण उत्तर प्रदेश पे लागू होता है, किंतु इसका अध्याय 8 और 9, 2 अध्याय ऐसे हैं, अध्याय 8 और 9, जो केवल उन क्षेत्रों पे लागू होता है, यानी अध्याय 8 और 9 केवल और केवल उन क्षेत्रों पे लागू होता है जो इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची की क्रम संख्या 19 एवं 25 में जिन अधिनियमों को निरसित किया गया है, यानी क्रम संख्या 19 एवं 25, ये क्रम संख्या इसी अधिनियम की प्रथम अनुसूची के हैं। इसमें जिन अधिनियमों को निरसित किया गया है इस क्रम संख्या में, वो अधिनियम जिन क्षेत्रों पर लागू थे उन्हीं क्षेत्रों पर केवल अध्याय 8 और 9 लागू होगा। बाकी शेष उपबंध यानी शेष 14 चैप्टर जो इस अधिनियम के हैं वो संपूर्ण उत्तर प्रदेश पे लागू हैं। अध्याय 8 और 9 केवल उन क्षेत्रों पे लागू है जहां पे प्रथम अनुसूची के क्रम संख्या 19 एवं 25 में निरसित किए गए अधिनियम लागू थे। 19 और 25 बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्रम संख्या आपकी परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। 19 और 25 में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 का उल्लेख किया गया है। 19 में, यानी 19 में कौन सा एक्ट है? JA&LRA के नाम से जो एक्ट जाना जाता है, जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950। तो ये 50 का एक्ट जो है ये लिस्ट संख्या 19 में है, और जो 25 में है इसमें है उत्तर प्रदेश नगर जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1956। तो ये 1956 का जो एक्ट था जमींदारी उन्मूलन का नगर क्षेत्रों में, वो लिस्ट संख्या 25 में दिया गया है। तो ये 25 और 19 में जो अधिनियम संख्या 1950 और 1956 दिए गए थे, ये निरसित होने से पूर्व उत्तर प्रदेश में जहाँ तक लागू थे या जिन क्षेत्रों पर लागू थे उन्हीं क्षेत्रों पे अधिनियम का अध्याय 8 और 9 लागू होगा। धारा 3 ये लिखा हुआ उत्तर प्रदेश में शामिल होने वाले नए क्षेत्रों पर विस्तार, अर्थात इस अधिनियम के लागू होने के समय उत्तर प्रदेश का जितना भूभाग था उस भूभाग पे तो ये अधिनियम उसी डेट में लागू हो जाता है पूरा, लेकिन जो भूभाग उत्तर प्रदेश में इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात शामिल किए जाते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि किसी भी जिले में परिवर्तन किया जा सकता है, जिले के नामों में, राज्यों के नामों में, सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 3 के अंतर्गत आप देखेंगे तो जो वर्तमान भारत के राज्य क्षेत्र हैं उनके नामों और सीमाओं में परिवर्तन करने की बात धारा 3 में की गई है, यानी अनुच्छेद 3 में किया गया है। यहाँ धारा 3 में कहा गया है, वहाँ अनुच्छेद 3 है, यहाँ धारा 3 है कि यदि धारा 3 ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कोई नया राज्य क्षेत्र शामिल किया जाता है तो धारा 3 कहती है राजस्व संहिता की कि उस नए क्षेत्र पे भी यह अधिनियम राज्य सरकार के द्वारा गजट में अधिसूचना जारी करके लागू किया जा सकता है। अर्थात अगर गजट में अधिसूचना जारी नहीं किया जाता है तो जो नया भूभाग उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाता है उस पे ये अधिनियम अपने आप से लागू नहीं होगा। तो इस तरीके से जो अधिनियम के लागू होने की तारीख से उत्तर प्रदेश का भूभाग है उस पे इसके विस्तार की बात धारा 1 में की गई है। जो नए राज्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश में अधिनियम के लागू होने के पश्चात जोड़े जाते हैं उस पर इस अधिनियम के विस्तार की बात धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। तो नए राज्य क्षेत्रों पे विस्तार धारा 3 और वर्तमान राज्य क्षेत्रों पे विस्तार धारा 1।
दूसरा जो इसका सेगमेंट है, परिभाषा खंड के नाम से जो धारा 4 जानी जाती है, परिभाषा खंड रखा गया है और इस परिभाषा में टोटल 29 खंड रखे गए हैं, जिसमें से 31 शब्दों को परिभाषित किया गया है। यानी 29 खंडों में 31 शब्दों को परिभाषित किया गया है और वो जो 2 एक्स्ट्रा हो रहे हैं, अतिरिक्त हो रहे हैं, वो धारा 22 से हो रहे हैं। क्योंकि धारा 22 में आप देखेंगे तो 2 नए शब्दों को परिभाषित किया गया है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। एक तो उसके हिस्से में है ही गांव निधि जो पहले से है, 2 नए शब्द परिभाषित किए गए हैं। तो इस तरीके से धारा 4 में टोटल 29 खंड के अंतर्गत 32 शब्दों को परिभाषित किया गया है, जिसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आबादी, आबादी को ग्रामीण आबादी के नाम से भी जानते हैं। तो आप चाहे आबादी कहिए या ग्रामीण आबादी कहिए, दोनों का एक ही अर्थ है। तो आबादी शब्द को परिभाषित किया गया है धारा 1। कृषि शब्द की परिभाषा धारा 2 में दी गई है और इसी के साथ देखिएगा भूमि शब्द भी डिफाइन है, यानी कृषि भी डिफाइन है और भूमि शब्द भी डिफाइन है, वो 14 में है। यहाँ देखिए, यानी यहाँ कृषि डिफाइन है और यहाँ भूमि शब्द डिफाइन है 14 में। ये कुछ उसी तरीके से जैसे सीपीसी में धारा 2 खंड 2 में डिक्री है और 2 खंड 14 में आदेश है, उसी तरीके से यहाँ 2 में कृषि है और यहाँ 14 में भूमि शब्द डिफाइन है। 3 में कृषक श्रमिक है, भूमि में भूमि धारक है। अब फिर जरा कुछ यहाँ भी वैसे समझे जैसे डिक्री में 2 में डिक्री डिफाइन है सीपीसी की धारा 2 खंड 2 में और 2 खंड 3 में डिक्री धारक। तो खैर उसको छोड़िए, हम लोग यहाँ देखते हैं खंड 3 कृषि श्रमिक। 4 में बैंक डिफाइन है, कोई परिभाषा नहीं दी गई है, सीधे ये एक एक्ट को रिफर करते हैं 1976 का, उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम 1976 में बैंक शब्द का जो अर्थ बताया गया है वही अर्थ यहाँ भी लगाया जाएगा। तो इस तरीके से ये परिभाषा कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम 1976 के अंतर्गत बैंक शब्द का जो अर्थ बताया गया है वही परिभाषा यहाँ भी प्रयोग की जाएगी। खंड नंबर 5 में एलएमसी, जिसको लैंड मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं, भूमि प्रबंधक समिति कहते हैं, उसकी भी परिभाषा दी गई है। यहाँ भी परिभाषा में कुछ खास नहीं दिया गया है। ये भी भूमि प्रबंधक समिति में भी आप देखिए दूसरे एक्ट को रिफर किया जा रहा है, पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 28 का को रिफर कर रहा है। तो आप यहाँ सपठित धारा 28 का पंचायत राज अधिनियम 1947 लिख सकते हैं, या लिखा भी हुआ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। खंड नंबर 6 में परिषद डिफाइन है, काउंसिल। 7 में पूर्त संस्था की परिभाषा दी गई है। 8 में कलेक्टर डिफाइन किया गया है। तो 2 शब्द ऐसे हैं जिसमें अथॉरिटियों का उल्लेख किया गया है, वो है 8 और 18। 8 और 18, तो 8 में कलेक्टर है, 18 में एसडीओ उप जिला अधिकारी। उसके बाद 9 में संचित गांव निधि की परिभाषा दी गई है, जिसके साथ इस अधिनियम की धारा 69 पढ़ी जाएगी, क्योंकि धारा 69 के अंतर्गत ये बताया गया है कि संचित गांव निधि में कहां से पैसा जमा किया जाएगा और उसका उपयोग क्या होगा। क्योंकि यहाँ खंड 9 में संचित गांव निधि में कोई परिभाषा दी ही नहीं गई है। खंड नंबर 10 में फैमिली डिफाइन किया गया है, परिवार डिफाइन किया गया है। परिवार को परिभाषित किया गया है कि परिवार में कौन कौन लोग शामिल हैं। 11 में बाग भूमि ग्रोव लैंड डिफाइन किया गया है। 12 में जोत की परिभाषा दी गई है, जो महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। 13 सुधार शब्द की परिभाषा दी गई है, जो महत्वपूर्ण है परिभाषा काफी। 14 में भूमि को परिभाषित किया गया है, यहाँ भी कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है भूमि की परिभाषा। 15 भूमि धारक की परिभाषा दी गई है कि भूमि धारक किसे कहेंगे। 16 और 17 बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारी। 2 शब्दों को परिभाषित किया गया है, राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारी। 18 एसडीओ की परिभाषा है, अभी मैंने 8 के साथ जुड़वाया था। 8 में कलेक्टर, 18 में एसडीओ। 19 में टोंगिया रोपवनी की बात की गई है।
टोंगिया रोपनी एक तरीके से वनों के लगाने का, वृक्षों के लगाने का तरीका है, जिससे प्रारंभिक अवस्था में कृषि कार्य किया जा सकता है, जो आगे चल के कृषि कार्य करना संभव हो जाता है। उसी को कहते हैं टोंगिया रोपनी। 20 में गांव की परिभाषा दी गई है, विलेज। 21 में गांव शिल्पी की परिभाषा दी गई है। 22 के अंतर्गत गांव निधि, गांव ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत। ध्यान दीजिए, ग्राम सभा अब ये गांव सभा नहीं रह गया है, संशोधन किया गया एक्ट में, और अब ये ग्राम सभा शब्द कर दिया गया। और दूसरा है इसमें ग्राम पंचायत, लास्ट में ग्राम पंचायत लिखा गया है। तो 22 में 3 शब्दों की परिभाषा है, गांव निधि, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। गांव निधि की परिभाषा 22 में है और 9 में संचित गांव निधि की परिभाषा है। इसका मतलब दोनों में अंतर है, एक शब्द तो दोनों है नहीं। संचित गांव निधि अलग होता है, गांव निधि अलग होता है। दोनों में जो पैसे रखे जाते हैं, वो पैसों के आने का जो स्रोत है धन का, वो अलग अलग होते हैं। उसके बाद धारा 4 के खंड 23 में कृषि वर्ष की परिभाषा दी गई है, और कृषि वर्ष को फसली वर्ष के नाम से भी जानते हैं। कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी कहते हैं या एग्रीकल्चरल ईयर भी इसको कहते हैं। 24 मध्यवर्ती की परिभाषा दी गई है, जो महत्वपूर्ण नहीं है। 25 पट्टा महत्वपूर्ण है। 25 में पट्टा को परिभाषित किया गया है, और पट्टा का उल्लेख है अधिनियम में 2 तरीके से किया गया है, और 2 क्या, उसको 3 तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक वो पट्टा जो सरकार के द्वारा किसी को उठाया जाता है, दूसरा वो पट्टा जो ग्राम पंचायत के द्वारा किसी को उठाया जाता है, और तीसरा वो पट्टा जो आम व्यक्तियों के द्वारा एक आम व्यक्तियों को किया जाता है। तो पट्टा का उल्लेख इस पूरे अधिनियम में आपको 3 प्रकार से मिलेगा। सरकार के द्वारा पट्टे पे दिया जाना, जिसको सरकारी पट्टा कहते हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा जमीनों को पट्टा दिया जाना। इसके अलावा कृषकों के द्वारा, किसानों के द्वारा अपनी जमीनों को पट्टे पे उठाया जाना। तो 3 तरह से पट्टा इस अधिनियम में आपको मिलेगा। यहाँ पट्टा की परिभाषा है 25 में, आप याद भी कर सकते हैं, पास से 25, पास से पट्टा। तो 25 में पट्टा, जैसे टीपीए की धारा 105 में भी पट्टा की परिभाषा दी गई। पास से 5 यानी 105 और पास से पट्टा टीपीए में। उसी तरीके से यहाँ भी धारा 4 के खंड नंबर 25 में पट्टा की परिभाषा दी गई है। 26 में डिक्री की परिभाषा दी गई है। डिक्री की भी यहाँ कोई परिभाषा अलग से नहीं दी गई है, सीधे सीधे सीपीसी की धारा 2 खंड 2 को अंतरित किया जा रहा है कि धारा 2 खंड 2 सीपीसी में जो डिक्री की परिभाषा है वही अर्थ यहाँ भी लगाया जाएगा। 27 और 28 दोनों सरकार से संबंधित है। मैंने इसको एक ही बार में एक ही लाइन में लिख दिया है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 27 और 28 दोनों गवर्नमेंट से संबंधित है। अंतर यह है दोनों में कि 27 में राज्य सरकार की बात की गई है और 28 में केंद्र सरकार की बात की गई है। तो इसको अलग अलग आप समझिएगा, यानी सरकार 2 भाग में कर लीजिएगा, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार। जो अंतिम खंड है परिभाषा का वो है मिन जुमला संख्या। मिन जुमला संख्या, इसका अर्थ बताएंगे अभी हम। मिन जुमला संख्या क्या होता है? सबसे पहले हम लोग परिभाषा खंड में धारा 1 से शुरू करते हैं, आबादी। क्योंकि एक चीज आपको याद रखना है कि जितनी परिभाषाएं यहाँ दी गई हैं, इनमें से तो कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जो मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, और कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कम। लेकिन याद तो आपको सब रखना है, सारे खंडों को याद रखना है कि किस खंड में कौन सा शब्द परिभाषित है, ये हमको हमेशा याद होना चाहिए। और छोड़ना क्या है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसको अगर आप नहीं भी जान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अधिकतर शब्द तो ऐसे हैं जिनको ना केवल खंड याद रखना है बल्कि उनके अंदर भी क्या लिखा हुआ है इसको भी जानना जरूरी है। सबसे पहले परिभाषा में आप देखेंगे आबादी शब्द को परिभाषित किया गया है।
इसको ग्रामीण आबादी भी कह सकते हैं या आबादी कह सकते हैं, दोनों का एक ही अर्थ है। आबादी, सामान्यतया आबादी का मतलब होता है वो जमीनें जो आवास के रूप में प्रयोग की जाती हैं। यही बात यहाँ भी लिखा हुआ परिभाषा में भी कि इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से लोगों के निवास के रूप में जो जमीनें प्रयोग की जा रही हैं या जो उस निवास के सहायक प्रयोजन के लिए प्रयोग की जा रही है, जैसे चबूतरा बना हुआ है, कुआं बना हुआ है, रहन है, ये सब सहायक प्रयोजन के लिए होते हैं, और जो मकान है ये मूल प्रयोजन है निवास का। तो ऐसी जमीनें जो इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से लोगों के निवास के लिए उपयोग की जा रही है या उसके सहायक प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही है या इस प्रयोजन के लिए आरक्षित रखी गई है, प्रयोग भले नहीं हो रही है लेकिन अगर आरक्षित रखी गई है तो उसे भी हम आबादी ही कहेंगे। इस बात आप देख सकते हैं जो नक्शा होता है गांव का, उसमें आबादी का क्षेत्र उसमें जो है बिंदु के माध्यम से दिखाया जाता है, ये आबादी है। अब वहाँ चाहे लोग रह रहे हों या चाहे ना रह रहे हों, लेकिन अगर रहने के प्रयोजन से उसे छोड़ा गया है तो वो आबादी की जमीन है, नहीं वो आबादी कहलाएगी। तो इस तरीके से आबादी की परिभाषा हो गई कि इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से वहाँ के निवासियों के लिए जो जमीनें आवास के रूप में प्रयोग की जा रही हैं या उसके सहायक प्रयोजन के लिए प्रयोग की जा रही हैं या उसके लिए आरक्षित रखी गई हैं, वो सब आबादी कहलाती हैं। महत्वपूर्ण परिभाषा है आबादी। दूसरी जो परिभाषा है कृषि। कृषि में क्या क्या आएगा, यानी कौन कौन से कार्य हैं जिसको करने पे कहा जाएगा कि ये कृषि कार्य हो रहा है। तो एक तो हर कोई जानता है जो भी फसलें लगाई जा रही हैं, गेहूं है, धान है, मक्का है, गन्ना है, अरहर है, ये सब कृषि में ही कहलाती हैं। लेकिन इसके अलावा ये सब यहाँ नहीं लिखा गया। यहाँ परिभाषा में ये लिखा गया है कि कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है, यानी क्या और शामिल है। जो आम तरीके से आम व्यक्ति जान रहा है वो तो सब कृषि में शामिल ही है। इसके अलावा कुछ खास बातें हैं जिसको शायद यदि ना लिखा गया होता तो एक संशय उत्पन्न हो जाता कि इसे भी कृषि कार्य में शामिल किया जाए कि ना किया जाए। तो इस नाते कुछ बातें यहाँ अलग से लिखी गई हैं, जैसे 3-4 पालन की बात यहाँ की, 4 तरीके के पालन की बात की गई और वो चारों ही पालन माँ से शुरू होते हैं। मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन। 3 पालन माँ से हो गए और एक पालन हो एनिमल, थोड़ा इंग्लिश शब्द है वो मल, एनिमल यानी पशुपालन। तो मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, ये 4 पालन हैं जो कृषि कार्य में भी शामिल है। यानी अगर कोई इस कार्य कर रहा है, ये पालन कर रहा है तो वो कृषि कर रहा है ये माना जाएगा और उस पे उस जमीन पे राजस्व देय होगा, जो मालगुजारी देना होता है वो देना पड़ेगा आपको। इसके अलावा 2 और चीजें लिखी हुई हैं। अगर आप फूल की खेती करते हैं तो वो भी कृषि है, और बाग लगाते हैं तो वो भी कृषि कार्य में शामिल है, यानी उसको भी कृषि कहा गया है। तो बाग लगाना, फूल लगाना और 4 जो पालन है, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन। ठीक है, कुक्कुट को मैंने मुर्गी पालन के नाम से बताया था, वो याद कराने के लिए ऐसे इसका शब्द लिखा हुआ है कुक्कुट पालन। तो ये सब है कृषि। कृषि श्रमिक किसे कहेंगे? ठीक, कृषि श्रमिक, कृषि श्रमिक किसे कहेंगे? ऐसे व्यक्ति जिनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि भूमि पर उनका अपना शारीरिक श्रम, यानी जो लोग अपने शारीरिक श्रम के माध्यम से कृषि भूमि से अर्जन करके अपना जीवन यापन चलाते हैं, वो सब कृषि श्रमिक कहलाते हैं। बैंक शब्द में कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस थोड़ा सा याद रखना है
कि बैंक की जो परिभाषा है यहाँ नहीं दी गई है इस एक्ट में, केवल लिखा हुआ है जो एक इंडिकेशन मात्र है। उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम 1976 में भी बैंक शब्द को परिभाषित किया गया है और वहाँ जो परिभाषा बताई गई है वही अर्थ यहाँ भी यूज करना है, वही प्रयोग करना। इसी नाते बैंक में रिफर कर दिया गया, यहाँ परिभाषा में लिखा हुआ है खंड नंबर 4 में कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम 1976 में जो बैंक शब्द का अर्थ बताया गया है वही यहाँ भी माना जाएगा। महत्वपूर्ण नहीं है खंड नंबर 4। 5 बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है भूमि प्रबंधक समिति, जिसको इंग्लिश में लैंड मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं, संक्षिप्त में इसको एलएमसी कहते हैं। एलएमसी की भी यहाँ कोई परिभाषा नहीं दी गई है। इसके गठन की बात पंचायत राज अधिनियम की धारा 28 का में किया गया। पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 28 का में एलएमसी के गठन की बात की गई है। अब यहां इस एक्ट में आप देखेंगे तो इस एक्ट की धारा 60, यहां लिख लीजिएगा खंड नंबर 5 पे सपठित धारा 60 धारा 60 में यह बताया गया है कि भूमि प्रबंधक समिति का कार्य क्या है। तो भूमि प्रबंधक समिति का जो कार्य है वो 2 भागों में बटा हुआ है। भूमि प्रबंधक समिति का कार्य 2 भागों में बटा हुआ है। जो धारा 60 का पहला खंड है वहां बताया गया है कि जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें जितनी भूमियां धारित कर रही हैं या भूमियों के अलावा जो कोई वस्तु धारित कर रही हैं, यानी जो कोई वस्तु उनके मामले में जैसे पेड़ वगैरह सब हो गए, बिल्डिंगें हो गई, या जो भूमियां हैं यानी जो ग्राम पंचायत के अंडर में आती हैं, वो भूमियों का या वस्तुओं का भूमि प्रबंधक समिति उनका अनुरक्षण करेगी, उनका संरक्षण करेगी, उनका प्रबंध करेगी, उनका अधीक्षण करेगी। तो अधीक्षण करना, प्रबंध करना, संरक्षण करना, अनुरक्षण करना, ये कार्य भूमि प्रबंधक समिति का होता है उन चीज़ों के लिए जो ग्राम पंचायत की भूमियां या वस्तुएं उसके लिए हैं। इसके अलावा भूमि प्रबंधक समिति के आप देखेंगे तो धारा 60 खंड 2 में और कार्य बताएंगे कि खंड 1 के अलावा भी भूमि प्रबंधक समिति के कार्य क्या है कि जो भूमियां हैं, जो आबादी की जमीनें हैं, जो वन हैं, जो तालाब हैं, कुएं हैं, कुटीर उद्योग हैं, कृषि कार्य हैं, इसके अलावा मेला, हाट, बाजार, इन सब का भी प्रबंध करना, उनका संरक्षण करना भी भूमि प्रबंधक समिति का कार्य होता है। ये बात धारा 60 में बताई गई है। तो जब अगर कभी एग्जाम में आपसे भूमि प्रबंधक समिति की परिभाषा पूछी जाती है तो बस केवल इतना ही आपको लिखना है। धारा 4 खंड 5 में भूमि प्रबंधक समिति डिफाइन है। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है भूमि प्रबंधक समिति के लिखने के बारे में तो आपको लिखना पड़ेगा धारा 4 का खंड 5 की अधिनियम की धारा 4 खंड 5 में भूमि प्रबंधक समिति शब्द को परिभाषित किया गया है। धारा 4 खंड 5 के अनुसार भूमि प्रबंधक समिति की परिभाषा का अर्थ वही होगा जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 28 का में दिया गया है। अर्थात खंड 5 में कोई अपनी परिभाषा नहीं दी गई बल्कि पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 28 खंड का को अंतरित करती है। इसके अलावा भी आपको धारा 60 का भी जिक्र करना होगा तभी जाकर के ये उत्तर पूरा संपूर्ण होगा, अन्यथा उत्तर अधूरा हो जाएगा। धारा 60 में यह बताया गया है कि भूमि प्रबंधक समिति के कार्य क्या होंगे, जिसको मैंने धारा 60 खंड 1 और 2 को बता दिया। खंड नंबर 6 जो है परिषद, जो परिषद यहां पे बताया गया है काउंसिल। काउंसिल की परिभाषा अगर आप देखेंगे तो ये परिभाषा में भी कुछ नहीं बताया गया, बिल्कुल धारा 7 को अंतरित कर रही है। इसी अधिनियम की धारा 7 परिषद का उल्लेख किया गया उसमें, जहां बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के लिए एक राजस्व परिषद होगा, यानी एक राजस्व बोर्ड होगा जिसमें एक अध्यक्ष होगा और आवश्यकता अनुसार उतने सदस्य होंगे जितना राज्य सरकार समय समय पे नियुक्त करेगी।
तो बोर्ड की बात कहाँ की गई है? धारा 7 खंड 1 में की गई है कि उत्तर प्रदेश के लिए एक राजस्व बोर्ड होगा जिसमें एक अध्यक्ष होगा और सदस्य की कोई संख्या निश्चित नहीं बताई गई है कितने सदस्य होंगे, जितना सरकार चाहे उतना आवश्यकता अनुसार कर सकती है। ये बात खंड 1 में धारा 7 के बताई गई है। धारा 7 का खंड 2 निश्चित हो गया। खंड 3 में बताया गया है कि जो परिषद के मेंबर होंगे, अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, जो परिषद के मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, उन सदस्यों की जो नियुक्ति होना है वो कौन लोग उसके पात्र होंगे जिन्हें नियुक्त किया जाएगा। तो धारा 7 का खंड 3 देखेंगे तो यहां सदस्य भी दो तरह से होते हैं। एक प्रशासकीय सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, और दूसरा है न्यायिक सदस्य। तो जो प्रशासनिक सदस्य होंगे उनके लिए पात्रता है कि वो कम से कम कमिश्नर के पद से नीचे का पद धारित ना करते हो, यानी वो जो कमिश्नर होता है, आयुक्त होता है, उसी को ही बोर्ड का मेंबर बनाया जाएगा। उससे नीचे का पद धारण करने वाला व्यक्ति बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता। जो न्यायिक सदस्य हैं परिषद में, न्यायिक सदस्य के लिए पात्रता है कि उनका रैंक कम से कम कलेक्टर का हो, यानी वो कलेक्टर को पद, अगर कलेक्टर का पद धारित करते हैं तो वो परिषद के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने की पात्रता रखते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो लास्ट में लिखा हुआ है धारा 7 में कि राज्य सरकार जिन व्यक्तियों को, परिषद के जिन सदस्यों को न्यायिक कार्य के लिए पदविहित करती है, यानी न्यायिक कार्य सौंपती है, वो सदस्य केवल और केवल न्यायिक कार्य ही देखेगा, इसके अलावा कोई और कार्य नहीं देखेगा। तो धारा 7 इसके साथ पढ़ी जाएगी। इसकी परिभाषा अगर कभी भी एग्जाम में आ गया तो जब तक आप धारा 7 नहीं लिखेंगे तब तक इसका उत्तर अपने आप में संपूर्ण नहीं होगा। धारा 4 का खंड 7 में पूर्त संस्था की बताई गई है। पूर्त संस्था किसे कहेंगे? जो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, ना के बराबर है, केवल प्री में आपसे पूछा जा सकता है। पूर्त संस्था में कहा गया है कि पूर्त संस्था का मतलब क्या है कि ऐसी कोई संस्थाएं जो लोगों के भलाई के लिए, लोगों के विकास के लिए, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बना दी जाती हैं, छोड़ दी जाती हैं, जिसको चैरिटेबल एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कोई संघ, कोई निकाय, कोई अधिष्ठान, कोई उपक्रम, ये सब भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी कोई अधिष्ठान है, कोई उपक्रम है, कोई संघ है, ये सब पूर्त संस्था में शामिल माने जाते हैं। इसके अलावा धारा 4 का खंड 8 काफी महत्वपूर्ण है। कलेक्टर की परिभाषा दी गई है यहाँ पे, इस पे आप लिख लीजिएगा। सपठित धारा 12, सपठित धारा 12 खंड नंबर 8 पे कलेक्टर के साथ। धारा 12 में डिटेल में बताया गया है कि कलेक्टर की नियुक्ति कौन करेगा, कलेक्टर के कार्य क्या होंगे, इनके कार्यों का आवंटन किसके द्वारा किया जाएगा, ये सब धारा 12 में बताया गया। यहाँ केवल इतना बताया गया है कि कलेक्टर के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं। अब अगर एग्जाम में पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में कलेक्टर पे लिखने के लिए आपसे कमेंट टाइप का, तो आप खंड 8 के साथ साथ धारा नंबर 12 भी दिखाइएगा। अगर धारा 12 नहीं दिखाएंगे तो फिर उत्तर अधूरा हो जाएगा। अब यहाँ कलेक्टर में किसको किसको शामिल किया गया है? पहले सबसे पहले कहा गया कि राज्य सरकार जिस व्यक्ति को कलेक्टर के रूप में नियुक्त करते हो तो कलेक्टर है ही। इसके अलावा जो एडिशनल कलेक्टर होते हैं वो भी कलेक्टर हैं। और लास्ट में लिखा हुआ है खंड 8 में कि जो व्यक्ति प्रथम श्रेणी सहायक कलेक्टर है उसको भी कलेक्टर के रूप में माना गया है। प्रथम श्रेणी सहायक कलेक्टर यानी प्रथम श्रेणी असिस्टेंट कलेक्टर को भी कलेक्टर माना गया है। तो स्वयं कलेक्टर के रूप में नियुक्त व्यक्ति, अपर कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर और प्रथम श्रेणी सहायक कलेक्टर, ये तीनों ही कलेक्टर हैं। खंड नंबर 9 में संचित गांव निधि की परिभाषा दी गई है। संचित गांव निधि में कंसोलिडेटेड विलेज फंड क्या होता है? तो यहां भी कोई परिभाषा नहीं दी गई। खंड नंबर 9 में भी कोई परिभाषा नहीं दी गई है, बल्कि
धारा 69 इसके साथ पढ़ा जाएगा। इसी एक्ट की धारा 69 जो है, लिख लीजिएगा यहाँ पे, सापठित धारा 69 69 में बताया गया है कि संचित गांव निधि में कौन सा पैसा जमा किया जाएगा, वो कौन से पैसे होंगे जो संचित गांव निधि में जमा किए जाएंगे और कहां से आएंगे, उसका उपयोग क्या होगा। इसके साथ आप देखिएगा गांव निधि भी परिभाषित है 22 में। तो यहाँ पे 9 पे सापठित खंड 22 भी लिख लीजिएगा और 22 पे 9 को जोड़ दीजिएगा, यानी दोनों खंडों को एक दूसरे पे डिनोट कर दीजिएगा, जिससे आपको याद रहे कि संचित गांव निधि पहले परिभाषित है और गांव निधि बाद में परिभाषित है। संचित गांव निधि यानी गांव निधि मतलब एक तरीके का ये फंड होता है। ये फंड जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनके उपयोग के लिए बनाया जाता है। इस फंड में जो पैसे आते हैं उनका उल्लेख धारा 69 में किया गया है। तो सापठित धारा 69 यहाँ कर दीजिएगा और 22 पे धारा 68 कर दीजिएगा कि गांव निधि में जो पैसा जमा होता है उसका उल्लेख धारा 68 में किया गया है। संचित गांव निधि के पैसे का उपयोग क्या है ये भी धारा 69 में बताया गया है। जो ग्राम पंचायत की तरफ से अधिवक्ताओं का पैनल होता है उनका पक्ष रखने के लिए न्यायालय में, उन अधिवक्ताओं का खर्चा या उनकी फीस इसी संचित गांव निधि से ही दी जाती है। संचित गांव निधि के अलावा इसमें और पैसे आएंगे कहां से, तो धारा 69 में आप देखेंगे तो 2 स्रोत बताए गए हैं। संचित गांव निधि में पैसा जो आ रहा है या जमा होता है उसके 2 स्रोत बताए गए हैं। एक वो स्रोत जो ग्राम पंचायतों की जो भूमियां हैं या जो उनके अपने कोई वस्तुएं जैसे पेड़ वगैरह, अगर उसको कोई क्षति होती है, कोई नुकसान कारित कर देता है, कोई जबरदस्ती कब्जा कर लेता है, तो उससे जो क्षतिपूर्तियां प्राप्त की जाती हैं, जुर्माने की जो वसूली होती है, ये सब रकम संचित गांव निधि में जमा की जाती है। ये पहले खंड में आपको धारा 69 में मिलेगा। धारा 69 के पहले खंड में लिखा हुआ है कि संचित गांव निधि में धारा 68 के खंड 1 के पूर्वाइजों में जिन पैसों का उल्लेख किया गया है वो संचित गांव निधि में जमा किए जाएंगे। और जब हम धारा 68 का खंड 1 का पूर्वाइजो देखते हैं तो वहां धारा 67 का उल्लेख किया गया है कि धारा 67 के अंतर्गत जो क्षतिपूर्ति या जुर्माने की रकम प्राप्त की जाती है वो रकम संचित गांव निधि में जमा की जाएगी। इसके अलावा धारा 69 के खंड 2 में बताया गया है कि कलेक्टर को जो पैसा ग्राम पंचायतों के द्वारा दिया जाता है वार्षिकी के नाम से, वो पैसा भी ग्राम संचित निधि समेकित संचित निधि में ही जमा की जाएगी, संचित गांव निधि में जमा की जाएगी। तो इस तरीके से आपने देख लिया संचित गांव निधि क्या है। इसके अलावा जो यहाँ गांव निधि बताया गया है, विलेज फंड की बात की गई है, इसमें धारा 68 में बताया गया है कौन सा पैसा जमा किया जाएगा। तो जो पैसा ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या भूमि प्रबंधक समिति के हाथ में आता है, जो भी पैसा उनके पास आता है वो सारे पैसे गांव निधि में जमा किए जाते हैं, विलेज फंड में जमा किए जाते हैं। तो अब हम लोग पहले खंड 10 देख लेते हैं, परिवार। परिवार का यहाँ मीनिंग क्या है। अगर आप देखेंगे तो परिवार की परिभाषा सीपीसी में भी दिया गया है। आदेश 32 का ए यानी 32A जो आदेश नंबर 32 ये है उसकी जो रूल संख्या 6 है, शायद मुझे 6 ही याद आ रहा है कि आदेश 32 खंड 32A का रूल संख्या 6 में परिवार की परिभाषा दी गई है। कुटुंब वहाँ भी परिभाषित है, लेकिन वहाँ का कुटुंब अपना अलग सेंस में परिभाषित है और यहाँ का जो परिवार है वो अलग संदर्भ में परिभाषित है। खैर तो मैंने याद करने के संदर्भ में आपको बता दिया कि इसी बहाने थोड़ा सा कसरत हो जाएगा, आप वहाँ भी खोज लेंगे। परिवार में यहाँ बताया गया है कि कोई भी पुरुष या कोई भी महिला
या ऐसे पुरुष या महिला के पति या पत्नी परिवार में शामिल हैं, और इनके अवयस्क पुत्र या ऐसी अवयस्क पुत्रियां जो अविवाहित हैं वो भी परिवार में रखी गई। यानी अवयस्क पुत्र परिवार में शामिल है और अवयस्क व पुत्रियां जो अविवाहित हैं उनको भी परिवार में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा लिखा हुआ है प्रोवाइजो में खंड 10 के कि जब कभी कोई भूमि अंतरित की जा रही हो तो अंतर्ती यानी जिसके पक्ष में अंतरित किया जाता है उसको अंतर्ती कहते हैं, ट्रांसफरी कहते हैं। तो अंतर्ती अगर माइनर है तो ऐसी दशा में उस अवयस्क अंतर्ती के माता पिता भी परिवार में शामिल होते हैं, लेकिन ये तब जब भूमि का अंतरण किया जा रहा हो और अंतर्ती अवयस्क हो, माइनर हो, तो उसके माता पिता भी परिवार में शामिल हैं, अन्यथा माता पिता परिवार में शामिल नहीं होते हैं। तो यहां तक आपने देख लिया, 10 तक परिभाषा देख लिया, परिवार में कौन लोग शामिल हैं। ये सब महत्वपूर्ण है परिभाषाएं, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि ये परिभाषा इस एक्ट के पहले वाले एक्ट में भी परिवार परिभाषित था। धारा 4 खंड 11 में बाग भूमि को परिभाषित किया गया है। बाग भूमि का तात्पर्य किसी भूमि पे इस तरह से बाग लगाई गई हो जो किसी कार्य को करने में आगे चल करके मुश्किल खड़ा कर दे, यानी खेती कार्य करना असंभव हो जाए, ऐसी भूमियों पे लगाए गए वृक्ष को बाग भूमि कहते हैं। या उस समय नहीं मुश्किल हो रहा है, बाद में मुश्किल हो जाए, या उसी समय मुश्किल, यानी खेती कार्य करना अगर आगे चल के असंभव हो जा रहा है तो ऐसी भूमियों पे लगाए, ऐसे बाग भूमियों पे लगाए गए बाग को बाग भूमि कहते हैं। अगर किसी बाग कोई भूमि है और उसके चारों तरफ, मेड़ के चारों तरफ वो पेड़ लगा दिया गया तो वो फिर बाग भूमि नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो पेड़ लगा देने से खेती करना संभव नहीं होगा बाद में भी, ना उसी समय। जोत की जो परिभाषा दी गई है कोई महत्वपूर्ण एक खंड नंबर आप याद रखिएगा कि 12 खंड नंबर 12 में जोत को परिभाषित किया गया है। सुधार की जो परिभाषा है ये महत्वपूर्ण है। सुधार किसे कहेंगे, खंड 13 में दिया गया है, जो कई सारे पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं। सुधार में, सुधार का मतलब होता है, आप समझ लीजिए कहानी नुमा, कि जब हम किसी जमीन पे खेती करने के लिए उसको किसी भी तरह से आसान बना दें, कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होने लगे, फसल को नुकसान ना होने पाए, तो वो सब कार्य सुधार की श्रेणी में आते हैं। जैसे खेती करने के लिए वहाँ पे जानवरों की समस्या है तो बाड़ लगा दिया आपने, फसल बचने लगी, बाड़ लगाना। पानी की समस्या है, आपने ट्यूबवेल की व्यवस्था कर दी, कुआं खुदवा दिया। पानी कट जाता है खेत से, मेड़बंदी कर दिया। ये सब सुधार की श्रेणी में आते हैं। वहाँ रहने के लिए लगता है कि दूर आने जाने में समस्या होती है खेत पे, वहाँ आपने कोई मकान का निर्माण करा दिया, चाहे अस्थायी हो या अस्थायी हो, वहाँ कोई व्यक्ति एक परमानेंट रहता है, रह रहा है तो खेती की देखभाल ज़्यादा होगी, वो भी सुधार की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से कार्य अगर किए जाते हैं खेत के प्रति तो वो सब सुधार की श्रेणी में आते हैं। 14 में भूमि की परिभाषा दी गई है। जैसे कि यहाँ कृषि की परिभाषा दी गई थी उसी तरीके से यहाँ भूमि की परिभाषा दी गई है। 15 भूमि धारक की परिभाषा दी गई है। जो व्यक्ति भूमि को होल्ड कर रहा है, जो धारित कर रहा है, वो भूमि धारक कहलाएगा। तो खंड नंबर याद रखिएगा 14 और 15। प्रारंभिक परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि भूमि या भूमि धारक कहाँ परिभाषित है। 16 और 17 बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारी। राजस्व न्यायालय में कौन कौन लोग आते हैं और राजस्व अधिकारी में कौन कौन लोग शामिल हैं, इसको हम लोग अलग से देखते हैं, क्योंकि ये परिभाषा परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। खंड 16 और खंड 17 ये राजस्व न्यायालय की परिभाषा दी गई है।
और यहाँ राजस्व अधिकारी। राजस्व न्यायालय की परिभाषा में 16 में आप देखेंगे टोटल 14 लोगों को बताया गया है जो राजस्व न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, और राजस्व अधिकारी में 15 लोग। इन 14 में आप देखेंगे तो सबसे पहले परिषद है, परिषद एवं उसके सदस्य। ये प्रथम है। दूसरा आयुक्त, जिसको कमिश्नर कहते हैं, या अपर आयुक्त। आयुक्त भी है, अपर आयुक्त। तो इसको नंबर में डालना पड़ेगा क्योंकि ये भी अलग से एक नंबर है। 3 अपर आयुक्त, तो परिषद हो गया, आयुक्त हो गया, अपर आयुक्त हो गया। उसके बाद कलेक्टर, पांचवा अपर कलेक्टर, जो छठवां है मुख्य राजस्व अधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी 6वें नंबर पे। 7वां उप जिला अधिकारी, 7वां सहायक कलेक्टर की बात की गई है। सहायक कलेक्टर। 8वां अभिलेख अधिकारी। 9वां सहायक अभिलेख अधिकारी। 10वां अभिलेख अधिकारी 8वां हो गया। 9वां सहायक अभिलेख अधिकारी। उसके बाद तहसीलदार की भी लिस्ट दी गई है। तहसीलदार, और खैर ये जो तहसीलदार हैं ये 3 लास्ट में है। इसके पहले वो सहायक अभिलेख अधिकारी के बाद सहायक अभिलेख अधिकारी के बाद, तो यहां आप इस तरीके से कर लीजिएगा। बंदोबस्त अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी, फिर सहायक बंदोबस्त अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी, फिर अभिलेख अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, उसके आगे सहायक अभिलेख अधिकारी हो जाएगा। और लास्ट में जो 3 है वो तहसीलदार, तहसीलदार न्यायिक, और एक लास्ट में जो 14 नंबर पे है वो है नायब तहसीलदार। तो ये जो अथॉरिटी लिखी गई है ये सब राजस्व न्यायालय में आते हैं। सबसे पहले परिषद एवं उसके सदस्य है, फिर कमिश्नर है यानी आयुक्त, दूसरा है एडिशनल आयुक्त यानी एडिशनल कमिश्नर, अपर आयुक्त, चौथा कलेक्टर है, 5वां अपर कलेक्टर,
6वां मुख्य राजस्व अधिकारी, 7वां उप जिलाधिकारी, 8वां बंदोबस्त अधिकारी, 9वां सहायक बंदोबस्त अधिकारी, 10वां अभिलेख अधिकारी, 11वां सहायक अभिलेख अधिकारी, 12वां तहसीलदार, 13 तहसीलदार न्यायिक और जो 14 है वो नायब तहसीलदार की बात की गई। तो इस तरह से राजस्व न्यायालयों की लिस्ट हो गई पूरी। अब इस राजस्व न्यायालय में सबसे बड़ा राजस्व न्यायालय क्या हुआ? परिषद एवं उसके सदस्य, ये पॉइंट याद रखना है। सबसे छोटा राजस्व न्यायालय क्या है? नायब तहसीलदार, लास्ट में लिखा हुआ है। तो सबसे छोटा राजस्व न्यायालय नायब तहसीलदार, सबसे बड़ा राजस्व न्यायालय परिषद एवं उसके सदस्य। अब जो राजस्व अधिकारी हैं उसमें अंतर क्या है कि राजस्व अधिकारी में परिषद एवं उसके सदस्य राजस्व अधिकारी नहीं है, ये केवल राजस्व न्यायालय होते हैं, राजस्व अधिकारी की श्रेणी से बाहर है। आयुक्त, मैं जहां जहां डैश कर रहा हूं वो सब राजस्व अधिकारी की भी श्रेणी में आते हैं। तो आयुक्त हो गया, अपर आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, मुख्य राजस्व अधिकारी, एसडीओ, ये बाहर हो जाएगा। बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार, तहसीलदार न्यायिक, नायब तहसीलदार। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, वो है राजस्व निरीक्षक। राजस्व निरीक्षक यानी राजस्व न्यायालय में जितने 14 लोग हैं इनमें से 2 बाहर हो जाते हैं। पहला परिषद एवं उसके सदस्य और दूसरा एसडीओ, उप जिलाधिकारी। इन दोनों को बाहर कर देंगे तो जितने राजस्व न्यायालय हैं वो सब राजस्व अधिकारी भी हैं, लेकिन राजस्व अधिकारी में 2 एक्स्ट्रा आ जाते हैं। वो है राजस्व निरीक्षक, एक एक्स्ट्रा आ जाता है। 2 हट जाते हैं राजस्व न्यायालय में से, एक जुड़ जाता है, वो है राजस्व निरीक्षक। तो राजस्व निरीक्षक राजस्व अधिकारी है, लेकिन ये राजस्व न्यायालय नहीं है। उसी तरीके से 2 राजस्व न्यायालय हैं, लेकिन वो राजस्व अधिकारी नहीं कहलाते हैं। एक है उप जिलाधिकारी और पहला है परिषद एवं उसके सदस्य। तो इस तरीके से 16 और 17 खंड में राजस्व न्यायालय, राजस्व अधिकारी की परिभाषा हो गई, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा इसको याद रखिएगा लिस्ट में कि कौन आता है, और ये इनकी हायरार्की भी है एक तरीके से, ठीक है। सबसे बड़ा परिषद होता है, उसके बाद आयुक्त, फिर अपर आयुक्त, इस तरीके से हायरार्की भी लिखा हुआ है। तो सबसे छोटा राजस्व अधिकारी राजस्व निरीक्षक, जिसको व्यवहार में कानूनगो के नाम से जाना जाता है। तो 16 और 17 आपने देख लिया परिभाषा। उसके बाद एसडीओ, एसडीओ पे आप सपठित धारा 17 लिख लीजिएगा। धारा 17 में एसडीओ को परिभाषित किया गया। तो यहां पे सपठित धारा 17 कर दीजिएगा। धारा 19 महत्वपूर्ण परिभाषा है ये मुख्य परीक्षा में भी पूछा था। टोंगिया रोपौनी, टोंगिया रोपौनी का मतलब होता है कि किसी भूमि पे इस तरीके से वन लगाया जाए कि लगाए जाते समय कृषि कार्य किया जा सके, बाद में जब वो पेड़ विकसित हो जाए तो कृषि कार्य करना वहां असंभव हो जाए। इस तरीके से अगर रोपवानी होती है वृक्षों की तो उसे हम टोंगिया रोपौनी कहते हैं। ये हो गया 19। 20 में गांव की परिभाषा दी गई है, जिसमें बताया गया है कि गांव उसे कहेंगे चाहे वहां कोई रह रहा हो चाहे ना रह रहा हो। इससे मतलब नहीं, किसी गांव में किसी व्यक्ति के रहने की शर्त जरूरी नहीं है, यानी रहना आवश्यक नहीं है। अगर वो राजस्व अभिलेख में गांव के रूप में दर्ज है तो उसे हम गांव कहेंगे, चाहे वहां कोई रह रहा हो चाहे ना रहा, यानी आबादी वहां हो जरूरी नहीं है। तो राजस्व अभिलेख में जो दर्ज हो उसे गांव कहेंगे, या राज्य सरकार जिसे विशेष या साधारण आदेश से गांव घोषित कर दे वो भी गांव है। परिभाषा महत्वपूर्ण है। 20 विलेज कहाँ डिफाइन है? 20 में। गांव में डिफाइन किया गया है। गांव शिल्पी क्या कहेंगे, यानी गांव के
जो कृषि कार्य करने के लिए गांव में जो लोग लगे हुए हैं उनके जो उपकरण हैं वो सब गांव शिल्पी कहलाते हैं। उसके अंतर्गत जैसे लुहार हो गया, सुनार हो गया, बढ़ई हो गया, नाई हो गया, ये सब गांव शिल्पी के अंतर्गत आते हैं। तो गांव की शिल्पी की परिभाषा 11 में, 21 में। 22 में गांव निधि, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, यहाँ कोई परिभाषा नहीं दी गई है। इस पे आप 2 धारा मेंशन करिएगा। एक तो धारा 68 इसी अधिनियम का लिख लीजिए, जिसमें ये बताया गया है कि गांव निधि में जो पैसा जमा होगा वो कहाँ से आएगा। धारा 68 में बताया गया है जो भूमि प्रबंधक समिति को या ग्राम सभा को या ग्राम पंचायत को जो पैसे मिलते हैं या जो धन उन्हें प्राप्त होते हैं वो सब गांव निधि में जमा किया जाता है और गांव के विकास के लिए ही गांव निधि के पैसे का खर्च किया जाता है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एवं ग्राम निधि यानी खंड 22 में आप देखेंगे तो तीनों अंतरित कर दिया गया है। पंचायत राज अधिनियम की धारा, वो पंचायत राज अधिनियम 1947 में रिफर कर दिया गया कि उस अधिनियम में गांव निधि, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत का जो अर्थ बताया गया है वही अर्थ यहाँ भी लगाया जाएगा। 23 में कृषि वर्ष की परिभाषा दी गई है। बहुत महत्वपूर्ण ये परिभाषा है, जिसको फसली वर्ष के नाम से जानते हैं या एग्रीकल्चरल ईयर के नाम से जानते हैं, जो 1 जुलाई से प्रारंभ हो करके और लास्ट जून तक यानी 30 जून तक चलता है। तो 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक के जो समय होते हैं उसे कृषि वर्ष माना गया है। मध्यवर्ती में कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ये आस्थानों से संबंधित है, यानी जो आस्थान है, स्टेट्स जिसको कहते हैं, यानी जो संपदाएं होती हैं, संपत्तियां, उसके जो उस समय मालिक होते थे, चाहे मातहतदार हों, जमींदार हों या ठेकेदार हों या इसी तरीके से अन्य नामों से भी इन्हें जाना जाता था, उन सबको यहाँ मध्यवर्ती कहा गया है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो सरकार और वास्तविक रूप से खेती करने वाले व्यक्ति के बीच में जो लोग होते हैं वो सब मध्यवर्ती कहलाते हैं, जो जमींदारी उन्मूलन से पूर्व जमींदार के नाम से, ठेकेदार के नाम से, मातहतदार के नाम से जाने जाते थे। इनका काम क्या होता था कि इनके पास ज़मीनें होती थी या ज़मीन किसी और का होता था, इनको ठेका मिल जाता था कि आपको इन लोगों से खेती करवाना है और इनसे एक हैवी अमाउंट वसूल के, रेंट वसूल के, उसका कुछ पार्ट सरकार को राजस्व के रूप में देना है, बाकी उसका अधिकतर पार्ट अपने पास रख लेना है। तो ये बीच के वो लोग होते थे मध्यवर्ती, जिनको बिचौलिया के नाम से भी जाना जाता है। तो मध्यवर्ती हो या बिचौलिया, इसका मतलब कि 2 लोगों के बीच की एक कड़ी है जो मध्यवर्ती के नाम से जाना जा रहा है। 25 में पट्टा का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे आप अध्याय 10 भी लिख सकते हैं, सपठित अध्याय 10 इसी अधिनियम का जो सरकारी पट्टेदार से संबंधित है। धारा 95, 96, 97 का उल्लेख कर सकते हैं, वो भी पट्टा से ही संबंधित है। डिक्री की जो परिभाषा है इसमें भी कुछ नहीं पढ़ना है। सीपीसी की धारा 2 खंड 2 को रिफर किया जा रहा है कि डिक्री की जो परिभाषा है सीपीसी की धारा 2 खंड 2 में बताया गया है वही अर्थ यहाँ भी लगाया जाएगा। यानी इस एक्ट के तहत अगर कोई डिक्री पारित होती है तो उस डिक्री का वही प्रभाव होगा, उसका वही अर्थ होगा जो सीपीसी में होता है। 27 और 28 में राज्य सरकार क्रमशः और केंद्र सरकार की परिभाषा दी गई है। जो 29 है अंतिम परिभाषा खंड है, मिन जुमला संख्या, इसका मतलब होता है, जरा इसको समझिएगा आप, महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, कि पहले क्या होता था कि जब किसी गाटे में एक से अधिक लोग सह खातेदार होते थे, यानी एक से अधिक लोग किसी गाटे का मालिक होते थे, तो उसमें जो कर्ता होता था, जो मेन होता था, जिसके नाम वो खेत होता था, केवल उसी का नाम उस गाटे में दर्ज होता था। शेष जो लोग होते थे नाम तो उनके भी होते थे, लेकिन उस गाटे में, जैसे ये मान लीजिए गाटा है पूरा, इस गाटे में नंबर 1 पड़ गया है, मान लेते हैं इसका नंबर 501 है गाटा का, इसके 4 स्वामी हैं, 4 लोग हैं, 4 लोगों का नाम लिखा हुआ है, लेकिन 4 हैं का, खा,
गा और घा, 4 स्वामी यानी तो 4 लोग सह स्वामी हैं इस गाटे का। इसका नंबर 501 है। इनमें से हर व्यक्ति अपने अंश का अंतरण करने के लिए पृथक रूप से स्वतंत्र है कि नहीं? स्वतंत्र है। वो चाहे तो अपने हिस्से को किसी को भी बेच सकता है। अगर का अपने हिस्से को इसमें से, जैसे समझेगा, ये मान लेते हैं टोटल 4 बीघा जमीन है, 4 बीघा जमीन है ये, तो 1-1 बीघा सभी के हिस्से में आ रहा है। का अगर अपने 1 बीघे को अंगा नामक व्यक्ति को बेच दे तो बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब विवाद कहाँ उत्पन्न होगा? जब अंगा आएगा कब्जा करने के लिए, तो अगर अंगा कहेगा कि हम यहां कब्जा करेंगे, तो खा गा घा विरोध कर सकते हैं कि नहीं? तुमको इधर मत नहीं देंगे, यहां आपको मिलेगा। यानी सुविधा के नाम पे एक विवाद उत्पन्न होता था, बहुत बड़े पैमाने पे विवाद होता था कि जब कोई व्यक्ति अपने हिस्से का अंतरण करता था तो जो अंतर्तित होता था उसमें उसको कब्जा लेने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो अब क्या किया गया कि ऐसी स्थिति में इन चारों के हिस्से का भी उल्लेख इस खाते में कर दिया गया कि इन चारों का जो इसमें नंबर है वो कहाँ कहाँ पर होगा। चारों का 4 पार्ट कर दिया गया, इसे मान लेते हैं। सबका ऐलान कर दिया कि का इधर होगा, खा का इधर होगा, गा का इधर होगा, घा का इधर होगा। तो इस तरीके से सबका अलग अलग कर दिया गया। तो आप नक्शे में देखेंगे तो सबके हिस्से अलग अलग आपको दिखाई देंगे। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने हिस्से का अंतरण करता है तो जो उस पर अंतर्ती होगा वो आसानी से कब्जा ले लेगा, किसी तरह से कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। तो विवाद को समाप्त करने के लिए इस तरीके से इसमें नंबर डाला जाता है जिससे लोगों के अंश का निर्धारण हो सके, जिसको हम मिनजुमला संख्या के नाम से जानते हैं। ये विभाजन हो जाता है लेकिन भौतिक विभाजन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। वास्तविक विभाजन नहीं होता, एक काल्पनिक विभाजन है, व्यवहारिक विभाजन नहीं होता है। यानी आपस में विभाजन बंटवारा नहीं हुआ लोगों में, लेकिन उनके अंश का निर्धारण पहले से ही कर दिया जाता है। तो इसी नंबर को, यानी जो नंबर फिर दर्ज किए जाते हैं, उसी को कहा गया मिनजुमला संख्या। इस तरीके से आपकी सारी परिभाषाएं हो गई हैं। 29 शब्दों को जो परिभाषा दिया गया था 29 खंड में, सबको एक एक करके मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर किसी भी परिभाषा में कुछ छूट गया है तो जब उसके साथ उसकी सहायक या अनुपूरक धाराएं हम लोग इस एक्ट में पढ़ेंगे, या इस पे जो और एक्ट इससे संबंधित हैं 5 और अधिनियम, तो वहाँ से भी वो परिभाषा और कंप्लीट आपकी हो जाएगी। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। धन्यवाद।